हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन करना है, साथ में एक्सरसाइज भी देखनी है। ठीक है, तो एग्जांपल 8.2 से स्टार्ट करते हैं। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ई इक्वल टू दिस, व्हाट इज द बी। ओके, एक सिंपल सी बात है, आपको एक बोला गया है कि एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वेव, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंपलसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लो, बी इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी। ये फॉर्मूला है, वैल्यू डाल दो, आंसर मिल गया। और आपको लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखना है बी वेक्टर इक्वल टू जो भी आंसर है, आंसर आएगा 2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला। तो यहाँ पे के केप कर देना है क्योंकि जेड डायरेक्शन में आना चाहिए, और रीजन में लिख देना है कि ई क्रॉस बी है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सजेस्ट करता है, तो ई क्रॉस बी की वैल्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होनी चाहिए। तो जे केप क्रॉस के केप करोगे तभी आपको आई केप मिलेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा हम यहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी है यहाँ पे। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी नॉट होगा, साइन के साथ के एक्स होगा और यहाँ पे ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिली बी नॉट की 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। के एक्स होता है तो के मिला 0.5 इंटू 10 टू पावर 3, और ओमेगा टी होगा तो ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई हमें 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 रेडियन पर सेकेंड। के की वैल्यू रहेगी मीटर इनवर्स में और बी नॉट की रहेगी टेस्ला में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ फाइंड करनी है ना, तो के इक्वल टू लिख दो, देखो के इक्वल टू लिख दो 2 पाई बाई लेमड़ा, तो लेमड़ा इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई के, वैल्यू रख दो, आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो लेमड़ा तो आपने फाइंड किया हुआ है, तो सी बाई लेमड़ा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, ओके, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले ई नॉट फाइंड कर लो, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी मिल गया। फिर ई वेक्टर इक्वल टू आपको क्या करना है, ई नॉट साइन, यहाँ पे ये पूरा एज इट इज के एक्स प्लस ओमेगा टी। और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे प्रोपोगेशन है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे ई जेड। ठीक है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, एक तो ई नॉट, एक के और एक ओमेगा। ओके, के और ओमेगा तो यहाँ पे है ही, और ई नॉट जस्ट अभी हमने यहाँ पे निकाला, वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, 8.4 देखते हैं। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स का मतलब रहेगा इंटेंसिटी, इसलिए वॉट पर मीटर स्क्वायर में होता है, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू पावर माइनस 4 नीचे आएगा, ऊपर लेके आओ तो 10 टू पावर प्लस 4, तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस हैज एन एरिया, चलो एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट ऑफ, ओके, तो एवरेज फोर्स के लिए 30 मिनट का टाइम दिया हुआ है आपको, 30 इंटू 60 कर दो तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। चलो फोर्स के लिए क्या करना है, तो फोर्स इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, एक्चुअली होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये समझ लो कि चेंज इन मोमेंटम है। अब यहाँ पे देखो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मतलब टोटल एब्जॉर्प्शन, उसके लिए मोमेंटम होता है एनर्जी डिवाइड बाई सी।
तो यहाँ पे टाइम तो था ही, एनर्जी डिवाइड बाई ये हो गया सी। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाई सी हो गया। तो अभी हमारे पास डेटा है आई, ए और टी। देखो टी तो यहाँ पे इक्वेशन में है, आई और ए के फॉर्म में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो, तो फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई ए टी है ना। तो ई डिवाइड बाई टी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ए। देखो ई बाई टी मतलब पावर हो गया, पी क्या है यहाँ पे, पावर। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पी इक्वल टू ई बाई टी, और ये क्या है, पावर। और पावर की जगह पे मैं आई इंटू ए लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए। आई ए बाई सी में वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा आई ए बाई सी। ठीक है, टाइम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वैसे भी कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो आई ए बाई सी में वैल्यू भी रख के देख लेते हैं। चलो 18 इंटू 10 टू पावर 4, ए एरिया क्या है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और ये 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये तो कैंसल आउट हो गया। 3 6 आर 18, तो यहाँ पे 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 आया आंसर। तो ये बन गया 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन। देखो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पे जो मैंने पी लिखा है वो मोमेंटम है, बाद में जो पी लिखा है वो पावर है। मोमेंटम इक्वल टू ई बाई सी, फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ई बाई टी की जगह पे लिख दिया पावर, और पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, और फिर वैल्यू रख दी। ओके, चलो अभी देखते हैं 8.5। 8.5 में क्या दिया है, देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस 3 मीटर, एज्यूम दैट द एफिशिएंसी। ओके, तो पावर रेडिएटेड सबसे पहले फाइंड करो, क्योंकि आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है 2.5%। इलेक्ट्रिकल सप्लाई इतना है 100 वॉट, बट उनमें से सिर्फ 2.5% है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मतलब यहाँ पे आप पहले फाइंड करोगे रेडिएटेड पावर। रेडिएटेड पावर P इक्वल टू आप लिख सकते हो 2.5% ऑफ 100 वॉट, मतलब 2.5 डिवाइड बाई 100, 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या करोगे 100, तो रेडिएटेड पावर आपको मिला, रेडिएटेड पावर मिला आपको 2.5 वॉट। चलो फाइंड क्या करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो उसके लिए इंटेंसिटी का यूज़ करो, इंटेंसिटी इक्वल टू रो सी, रो की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, और इंटेंसिटी की जगह पे मैं पावर डिवाइड बाई एरिया लिख सकता हूँ। 3 मीटर डिस्टेंस कहाँ है समझो, तो एक पॉइंट सोर्स है, वहाँ से एक 3 मीटर डिस्टेंस पे एक पोजीशन है P सपोज। तो जब वेव ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा लाइट वेव, तो वो तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, मतलब एक पूरा इमेजिनरी स्फीयर बनाएगा। तो जो हम एरिया लेते हैं वो स्फीयर के लिए लेंगे, और जो डिस्टेंस दिया है वो बन जाएगी रेडियस। तो यहाँ पे पावर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। तो ई आर एम एस आपको मिल जाएगा अंडर रूट पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ लिख देते हैं, आर स्क्वायर सी तो है ही। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में आएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। सेम वे अगर मुझे बी आर एम एस करना है तो ई आर एम एस डिवाइड बाई सी कर दो, बी आर एम एस मिल जाएगा। क्लियर। और हाँ एक चीज़ और, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे डायरेक्ट आप वो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो।
9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ऐसे जाओगे तो एक ही फॉर्मूला से आप सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। आई इक्वल टू रो सी, आई की जगह पे पावर बाय एरिया, रो की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ARMS स्क्वायर, पावर बाय एरिया की जगह पे 4πr²। आर की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, कितनी है 3 मीटर, आर इक्वल टू 3 मीटर रख देना, आंसर मिल जाएगा। आर इक्वल टू 3 मीटर, ये 2.5 वॉट, बाकी का सब कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। अब आपके पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी शॉर्ट नोट्स दी हुई है, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। अब ये चैप्टर में से 2021 के हिसाब से बात करें तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 MCQs है और आई थिंक एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, ओनली 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, मतलब एनी ऑफ द शॉर्ट नोट गिवन आ सकता है, कोई भी शॉर्ट नोट आ सकती है। देखो आपको जितनी शॉर्ट नोट दी हुई है उसमें से कोई भी आ सकती है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये टेबल पहले तो याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपको 4 to 5 पॉइंट्स तो आंसर में लिखने ही है। तो आप क्या करोगे, सपोज रेडियो वेव है तो उसके लिए वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए, रेंज, ठीक है, और एक फॉर्मूला नॉर्मल, क्योंकि सभी के लिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या है, सी बाई लेमड़ा, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या है, सी बाई लेमड़ा। तो समझो यहाँ पे तो एक ही दिया हुआ है, हम यहाँ से बात करते हैं। सपोज आपके पास है माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव की शॉर्ट नोट आई तो आप लिख सकते हो ना कि वेवलेंथ रेंज फॉर माइक्रोवेव्स इज 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, तो जब आपको एफ मिनिमम फाइंड करना है तो सी अपॉन लेमड़ा मैक्सिमम रख दो, एफ मैक्सिमम फाइंड करना है तो सी अपॉन लेमड़ा मिनिमम रख दो। देखो एक रेंज याद रखो, सपोज आप वेवलेंथ की रेंज याद रख रहे हो तो फ्रीक्वेंसी की रेंज आप कैलकुलेटर करके लिख सकते हो, कैलकुलेटर में सिर्फ वैल्यू डालनी है बस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑटोमेटिक हो जाएगी आपसे। सभी का प्रोडक्शन याद रखना है, सभी का डिटेक्शन याद रखना है, जिनका दिया हुआ है उन सब का। सपोज एक गामा रेज का नहीं दिया है तो नहीं याद रखोगे चलेगा, ठीक है। और एक चीज़, सभी की एप्लीकेशंस याद रख लो, मतलब एक टेबल है ना उसमें यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दो, उसमें आएगा एप्लीकेशंस, और सभी की एप्लीकेशंस यहाँ पे आप लिख दो। बस इतना याद रख लो कि मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स तो आप लिख ही पाओगे। जैसे कि आपको दिया गया है माइक्रोवेव ओवन, आपको पता है ना, तो एप्लीकेशन ओवन में है, बट माइक्रोवेव एक टाइप के वेव्स है, वो ओवन नहीं है। तो आपको दिया हुआ है माइक्रोवेव के लिए एक शॉर्ट नोट, तो आप लिखोगे वेवलेंथ रेंज, माइक्रोवेव की वेवलेंथ की रेंज है वो 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर है। कहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो क्लाइस्ट्रॉन वाल्व से, या तो मैग्नेट्रॉन वाल्व से, या तो गन डायोड से। एक नहीं दिया है बट यहाँ पे आप इतना तो लिख सकते हो। क्लाइस्ट्रॉन में भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल केविटी, मल्टी केविटी, बट उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, तो आपको तो सिर्फ इतना लिखना है कि इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लाइस्ट्रॉन वेव वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व। उसके बाद डिटेक्शन कैसे होता है, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड से उसका डिटेक्शन होगा। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, तो वो माइक्रोवेव की जो आपको शॉर्ट नोट दी हुई है उसमें से एप्लीकेशन ढूंढ के यहाँ पे 1-2 पॉइंट वो लिख दो, ठीक है। सेम वे इंफ्रारेड के लिए करो, लाइट वेव्स के लिए करो, मतलब विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। तो सभी की एप्लीकेशंस आप अपने हिसाब से लिख दो। जैसे कि गामा रेज है तो लास्ट में यहाँ पे आपको क्या लिखना है एप्लीकेशन में, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डेस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल अच्छे से बना लो, अच्छे से याद रख लो, ठीक है। उसमें मैं भी ज़्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सब रेंज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो लिखनी भी पड़ेगी, ओके। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतना एक टेबल बना देना और टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। अभी आते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको हिंट देता जाऊँगा और आपको सॉल्यूशन करते जाना है, ठीक है। सपोज फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रे ऑफ वेवलेंथ दिस
रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड रेडियो वेव्स फॉर वेवलेंथ 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, देखो सभी के सभी वेव्स, एक्स रेज है, रेड लाइट है या तो रेडियो वेव्स है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो सभी की स्पीड यहाँ पे सेम मिलेगी आपको, और वो भी फ्री स्पेस में। सभी की स्पीड आपको सेम मिलेगी। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है स्पीड जो सब में कॉमन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सेकेंड देखो 8.4, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के लिए आपको बोलना है कि दे आर ऑसिलेटिंग इन XY प्लेन, क्योंकि तभी वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट x पे है y पे है, XY प्लेन में दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रह के ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए f = c/f, वैल्यू डाल दो, आंसर मिल गया, एकदम इजी। ठीक है, चलो 8.5 देखते हैं, अ रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन इन द रेंज। देखो f मिनिमम f मैक्सिमम दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। तो 8.5 के लिए आपको करना क्या है, सपोज आप फाइंड कर रहे हो लैम्बडा मिनिमम, तो c डिवाइड कर देना है f मैक्सिमम, और जब आप लैम्बडा मैक्सिमम फाइंड करते हो तब c / f मिनिमम कर दो, बस वैल्यू रखो, आंसर मिल गया। फिर आपको बोल देना है यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। तो ये 8.5 का सॉल्यूशन हो गया। देखो 8.6, अ चार्ज पार्टिकल oscillates about its mean equilibrium position with frequency of 10⁹ Hz. What is the frequency of electromagnetic wave produced by the oscillator। तो जितना ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10⁹ Hz, जो ये है वही आंसर। ठीक है, तो ये 8.6 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8.7, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, अ पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज B0 आपको दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 फाइंड करना है। तो E0 = B0 × C, है ना, एक ही रिलेशन है, E0 / B0 = C। तो E0 = B0 × C में वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 8.8 का सॉल्यूशन करना है। 8.8 भी एकदम इजी है। देखो सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E0 = 120 न्यूटन पर कूलम। चलो E0 आपको दिया हुआ है 120 न्यूटन पर कूलम, एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एफ से डिनोट करता हूँ, न्यू से भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 मेगाहर्ट्ज। तो 50 × 10⁶ हर्ट्ज हुआ। ओके, डिटरमाइन B0, ओमेगा, K एंड लैम्बडा। चलो मुझे B0, ओमेगा, K एंड लैम्बडा सब फाइंड करना है। तो B0 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, E0 / C, वैल्यू रखो, आंसर। ओके, ओमेगा, K एंड लैम्बडा, चलो ओमेगा के लिए क्या कर सकते हैं, 2πf, आंसर मिल जाएगा। K के लिए क्या कर सकते हैं, ω/K = C होता है, तो ω/C आपको आंसर मिल जाएगा। लैम्बडा के लिए क्या कर सकते हो, C/F, आंसर मिल जाएगा। फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए आपको सपोज करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेट an EM wave is propagating in z direction, पॉजिटिव z डायरेक्शन, या तो x डायरेक्शन ले लो, z ही ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक में जो दिया था ना वही ले लेते हैं, z डायरेक्शन। तो आपको करना क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो I डायरेक्शन में होगा, मतलब E = E0
साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे आपको लिख देना है आई कैप। बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे जे कैप, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप वही होगा के कैप। वैल्यू कौन कौन सी डालनी है, ई नॉट के एन ओमेगा। देखो ई नॉट ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे के ओमेगा है ही। सेम वे यहाँ पे बी नॉट के ओमेगा की वैल्यू डाल दो, बी नॉट के ओमेगा सब कुछ है आपके पास। तो ये हो गया 8.8 का सॉल्यूशन। ओके, अभी 8.9 के लिए क्या करें। ओके, 8.9 में देखो, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। ओके, यूज द फॉर्मूला E इक्वल टू एच एफ, यहाँ पे एच न्यू है। ओके, एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एकदम ईजी है। तो यहाँ पे 8.9 का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, E इक्वल टू एच एफ इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, बट ये जो आपको एनर्जी मिलेगी वो जूल में मिलेगी। हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई, देखो लैम्बडा तो है ही, बट E से डिवाइड कर दोगे तो जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। अब क्या करना है, देखो आपके पास H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, C 3.8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 8, E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इतना तो फिक्स है। तो टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें वेवलेंथ है सभी स्पेक्ट्रम की, वो डिफरेंट यहाँ पे डालते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वेवलेंथ पहले से दी जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ आपको पहले से दी जाएगी, या तो कोई एक वेव का नाम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इंफ्रारेड है तो उसकी वेवलेंथ की रेंज आपको पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है लैम्बडा में, तो एनर्जी की रेंज आपको मिल जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो ये भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसोडियली एट अ फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आपको, 2 इंटू 10 टू पावर 10 हर्ट्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 48 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। चलो ए में क्या करोगे, वेवलेंथ फाइंड करना है तो C बाई एफ, एकदम इजी। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो B के लिए क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई C कर दो, आंसर मिल जाएगा। थर्ड, शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, और C की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो C में आप देखो एक काम कर सकते हो, ये दो मेथड है इसमें, एक मेथड 1 वैल्यू के हिसाब से कर दो। क्या करोगे, चलो तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। कैसे, तो आपके पास फॉर्मूलाज तो सारे हैं ही, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, वैल्यू रख दो, और रो बी हाफ, या तो आप बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, सभी की वैल्यू आपके पास है। देखो ई नॉट बी नॉट आपके पास है, ई नॉट यहाँ पे है, बी नॉट यहाँ पे है, तो मिल जाएगी। फिर एक को नाम दे दो इक्वेशन 1, एक को नाम दे दो इक्वेशन 2, फिर बोल दो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की वैल्यू सेम है, मतलब एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे सेम मिलेगी। क्लियर, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड देखते हैं, ये थोड़ी लंबी है तो मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सेपरेट रखता हूँ। आप क्लियर रहो कि मुझे एग्ज़ाम में कौन सी फॉलो करनी है। आप ये फॉलो कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज़ दी हुई है। अगर डायरेक्ट इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया तो वैल्यूज़ है ही नहीं, चलो सिर्फ यहाँ पे C वाला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आ गया, तो क्या करोगे, तो फिर आपको कंपलसरी मेथड 2 फॉलो करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूरा वर्ड में लिखना है। इसको डिफाइन करो, एनर्जी डेंसिटी
ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ERMS है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी थी ERMS स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे टोटल थी ना वो हमें मिलती थी ई नॉट में, तो यहाँ पे BRMS आएगा। आपको ERMS आपको पता है कैसे मिलेगा, ERMS मिलेगा ई नॉट बाई रूट 2 से और BRMS मिलेगा B नॉट बाई रूट 2 से, तो भी आंसर तो सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही ERMS स्क्वायर ले लो और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब रो बी उसको इसके जैसा प्रूव करना है, तो रो बी क्या है, BRMS स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपको सिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे, इसमें नहीं है, वीडियो लेक्चर वो बोर्ड पे किया था ना, उस पे था। तो यहाँ पे BRMS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ERMS में कन्वर्ट करना है तो ERMS बाई C, और 2 म्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया था वो भी मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास C की वैल्यू है 1/√μ एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ स्क्वायर करके म्यू नॉट को अलग ले लिया था। ओके, यहाँ पे C स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ERMS स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन है इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की हेल्प से आप लिख सकते हो रो ई और रो बी सेम है, और यहाँ पे दिखा दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो रो बी से स्टार्ट करना है, B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट को कन्वर्ट करके दिखाना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर में, फिर बोल सकते हो रो बी इक्वल टू रो ई। और अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।